नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज अजमेर पे स्वागत करता हूं। आज की क्लास मनोविज्ञान की रहने वाली है और रीट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। साथियों, आप लेवल 1 के विद्यार्थी हैं या लेवल 2 के विद्यार्थी हैं, दोनों के लिए ही यहाँ पर जो मनोविज्ञान का जो टॉपिक है वो अति महत्वपूर्ण रहता है। तो यहाँ पर मनोविज्ञान के लगभग 30 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जो कि लेवल 1 के और लेवल 2 दोनों विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। लगभग 30 प्रश्नों की ये सीरीज है साथियों। आप अंतिम समय तक जरूर बने रहिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन आप दबा लीजिए साथियों, का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा आ रहा है साथियों। एक बालक में वे प्रेरक जो उसमें वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होता है, यानी बालक में ऐसा कौन सा प्रेरक है जो वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होता है। साथियों, जन्मजात प्रेरक, प्राकृतिक प्रेरक, अर्जित प्रेरक और शिक्षक प्रेरक। साथियों, वातावरण के संपर्क में आने से अगर उसमें कोई विकसित हो रहा प्रेरक तो वो एक अर्जित प्रेरक कहलाएगा साथियों। आपका सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा साथियों। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे दूसरा सवाल हमारा यहाँ आ रहा है, वे बालक जो रटते हैं, वे बालक जो रटते हैं। नंबर 1, उसमें बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है, उनमें इस बात का विवेक नहीं होता कि क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है, उनमें मौलिक चिंतन की शक्ति पैदा नहीं होती है, और चौथा है उनके लिए परीक्षा पास कर पाना कठिन होता है। तो साथियों, यहाँ पे कह रहा है कि वे बालक है जो रटते हैं, यानी रटने की प्रवृत्ति वाले बालक कौन से होते हैं। तो जिन बालकों में मौलिक चिंतन की शक्ति नहीं होती है वो बालक रटने की प्रवृत्ति को क्या करता है, अपनाता है। यानी मौलिक चिंतन की शक्ति अगर उसमें नहीं है तो वो क्या करेगा, बालक रटने का काम करेगा। तो आपका सी ऑप्शन है, इसे बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। चलते अगले सवाल की तरफ। तीसरा सवाल हमारा आ रहा है साथियों यहाँ पे, कक्ष में एक शिक्षक क्रम संख्या बोलकर बालक की उपस्थिति लेता है, इस विषय में आपकी क्या राय है। कक्ष में एक शिक्षक है जो क्रम संख्या बोलकर छात्रों की उपस्थिति लेता है, तो उसकी क्या राय है आपकी। ये तरीका उत्तम है क्योंकि इसमें समय कम लगता है, ये तरीका लोकप्रिय है क्योंकि सभी स्कूलों में ऐसा होता है, ये तरीका अच्छा नहीं है क्योंकि इससे शिक्षक के साथ साथ बालक का सीधा संबंध नहीं बन पाता है, और चौथा है यहाँ पे साथियों, ये तरीका अच्छा नहीं है क्योंकि इस तरह से हाजिरी लेते समय कई बार दो कर्मिक बालक एक साथ बोल पड़ते हैं। तो तीसरे सवाल में पूछ रहा है कि कक्ष में एक शिक्षक क्रम संख्या बोलकर बालक की उपस्थिति लेता है, इस विषय में आपकी क्या राय है। तो यहां पर हमारी राय रहेगी साथियों, तो सी ऑप्शन में कह रहा है कि यह तरीका अच्छा नहीं है क्योंकि इसे शिक्षक के साथ बालक का जो सीधा संबंध है ना वो नहीं बन पाता है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों यहाँ पे चौथा सवाल, निम्न में से कौन सा तरीका एक बालक में स्मृति का मापन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी स्मृति का मापन करने के लिए कौन सा तरीका है वो उपयुक्त नहीं है साथियों। पुनः याद दिलाना, पहचानना, बचाना या पुनरावृत्ति। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा साथियों, कमेंट करके आप जरूर जल्दी से बताइए साथियों, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका रहेगा। तो यहाँ पर स्मृति का मापन करने के लिए उपयुक्त आपका पुनरावृत्ति नहीं रहता साथियों, ये आपका डी ऑप्शन है आपका, बिल्कुल इसमें करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है साथियों यहाँ पे पांचवा सवाल है हमारा, एक सफल शिक्षक हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। कोई भी अध्यापक है अगर वो सफल शिक्षक कहलाएगा यदि वो कार्य करता है। नंबर 1 यहाँ पे आ रहा है साथियों, परीक्षा उत्तीर्ण करने में बालकों की सहायता करना, अच्छा खिलाड़ी बनने हेतु बालकों की सहायता करना, बालकों में चिंतन करने हेतु योग्यताओं का विकास करना, और बालकों में पुस्तकों के प्रति प्रेम पैदा करना। तो यहाँ पे सफल शिक्षक वही होगा जो कि बालकों में चिंतन करने हेतु योग्यताओं का क्या करता है, विकास करता है साथियों। सी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है साथियों यहाँ पे छठा सवाल है हमारा साथियों, लिखा है इसमें, किसी बालक में उपलब्धि प्रेरणा का जो मापन है उसको करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है साथियों। साक्षात्कार विधि, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि और निरीक्षण विधि। किसी बालक में उपलब्धि प्रेरणा का मापन करने के लिए कौन सी विधि रहेगी। तो आपका बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा साथियों। प्रसंगात्मक जो बोध परीक्षण है CAT, ये ही आपका क्या होगा, जो TAT होता है TAT साथियों, ठीक है। तो ये वाला उपलब्धि परीक्षण करने का सबसे उपयुक्त माध्यम रहेगा साथियों, इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। सातवां सवाल है साथियों, निम्न में से क्या स्मृति की श्रेष्ठ प्रणाली है। स्मृति की श्रेष्ठ प्रणाली है, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है साथियों, इससे आपकी जो तैयारी है उसको परखा जाएगा साथियों। आप यहाँ पर खुद अपने आप में आप एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारी तैयारी इस मनोविज्ञान में कितनी अच्छी चल रही है। तो ये साथियों लिखा है, निम्न में से स्मृति का सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है। पुनर्स्मरण करवाना, पुनः याद दिलाना, पहचानना या पुनर्संरचना।
तो स्मृति की जो सर्वश्रेष्ठ प्रणाली होती है वो होती है साथियों पहचानना। क्या होती है? पहचानना। यानी कोई व्यक्ति अगर पुरानी बात को अगर तुरंत पहचान लेता है तो वो स्मृति का क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कहलाएगी। आपका सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा साथियों। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल हमारा है 8वां। आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली बालक है जो सबके समक्ष हमेशा अपने ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ठीक है, तो यहां पर 4 ऑप्शन आ रहे हैं साथियों, इसे पढ़ेंगे। सबसे पहले पहला ऑप्शन है उसे उसकी रुचि के अनुरूप कार्य करने देंगे, उसे कुछ ऐसा कार्य दे जो वे कर ना सके, उसे डॉक्टर बैठा देंगे, कभी कभी कक्षा का नेतृत्व नहीं करने देंगे। तो इसका जो प्रतिभाशाली बालक है वो अगर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है तो आप उस स्थिति में केवल एक ही काम करेंगे, पहला वाला, उसे रुचि के अनुरूप कार्य करने देंगे। ये आपका ए ऑप्शन है, इसमें पहला ही राइट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी ये सिद्धांत से संबंधित सवाल है। लिखा है सीखने का प्रयत्न और त्रुटि का जो सिद्धांत है किसके द्वारा विकसित किया गया है? पोलार्ड के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, स्किनर के द्वारा। तो सीखने का जो प्रयत्न और त्रुटि का जो सिद्धांत है साथियों वो थॉर्नडाइक ने दिया है, जो एक भूखी बिल्ली पर जिन्होंने प्रयोग किया है साथियों। थॉर्नडाइक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। इनके द्वारा ही ये विकसित किया गया है प्रयत्न और त्रुटि। इसे प्रयास और भूल का सिद्धांत भी कहते हैं साथियों। तो आपका सी ऑप्शन है उसमें बिल्कुल करेक्ट बैठेगा साथियों। अगला सवाल है साथियों यहाँ पे, जब बालक दूसरों के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी की तरह कार्य करते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे साथियों? इसको हम क्या कहेंगे? प्रेरणा कहेंगे, मूल प्रवृत्ति कहेंगे, अनुकरण कहेंगे या बुद्धि कहेंगे साथियों? तो इसे हम सीधा सा उत्तर राइट आ रहा है सर, अनुकरण करना कहेंगे साथियों। इस क्रिया को क्या कहेंगे? अनुकरण। क्योंकि किसी दूसरे बालक के व्यवहार को देखकर वो खुद अपना व्यवहार कर रहा है तो वो एक अनुकरण कहलाएगा। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट बैठेगा साथियों। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। 11वां सवाल है साथियों, यहाँ पे लिखा है आपकी कक्षा के बालक खेल कूद कर रहे हैं तो आपको उनके साथ सक्रिय रूप से खेल कूद में भाग लेना चाहिए, क्योंकि, यानी आपको सक्रिय रूप से भाग क्यों लेना चाहिए? देखो पहला ऑप्शन इसमें, इससे आपकी बालकों के जो निकट संपर्क में आने का है वो अवसर मिलेगा, इससे आपको खेलने का अवसर मिलेगा, इससे आपको मनोरंजन का अवसर मिलेगा, उपरोक्त सभी। तो इसमें साथियों एक ही ऑप्शन आपका बिल्कुल ए राइट बैठ रहा है। इससे क्या होगा? बालकों के निकट संपर्क आने का जो अवसर है वो सबसे ज्यादा मिलेगा आपको। आप बालकों से व्यक्तिगत बात करके उनकी कठिनाइयों को समझ सकेंगे साथियों। बिल्कुल ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। 12वां सवाल है साथियों हमारा, यहाँ पे लिखा है माध्यमिक कक्षाओं में शिल्प कार्य बालकों में किस योग्यता के विकास के लिए आवश्यक है? यानी माध्यमिक कक्षाएं जो कक्षा 9 से प्रारंभ होती है उसमें अगर शिल्प कार्य में कोई भी बालक है उसकी योग्यता के विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए साथियों? हस्तकार्य करना चाहिए, सृजनात्मकता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति करनी चाहिए या नई सामग्री का प्रयोग करना चाहिए? तो उसके विकास के लिए क्या आवश्यक है साथियों? तो आप सभी को यहाँ पे देख रहा है कि अगर वो शिल्प कार्य में दक्ष है तो एक बालक सृजनात्मक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सृजनात्मक बालक ही क्या होता है? एक कलात्मक वस्तुएं बना सकता है। आपका बी ऑप्शन है इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। आप लेवल 1 के विद्यार्थी हो या आप लेवल 2 के विद्यार्थी हो, सभी के लिए साइकोलॉजी के पर्सन है जो अति महत्वपूर्ण रहते हैं साथियों। 13वां क्वेश्चन हमारा है, एक बालक में विचार संप्रेषण को रोचक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। एक बालक में विचार संप्रेषण को रोचक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन कौन सा रहेगा साथियों? तो यहां पर देखते हैं अच्छी भाषा, श्रव्य दृश्य साधन, जोर जोर से बोलना, ये सभी। तो विचार संप्रेषण को रोचक बनाने के लिए साथियों एक ही साधन है, वो है श्रव्य दृश्य सामग्री। आपका बी ऑप्शन है इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। आप इसे टिक मार सकते हैं। अगला सवाल है 14वां सवाल हमारा साथियों, बालकों में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने का क्या लाभ होता है? बालकों में पढ़ाई के अवसर कम कर दिए जाना, अनावश्यक रूप से धन और समय की बर्बादी करना, विद्यालय के द्वारा शिक्षक वर्ग का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करना, या इसके माध्यम से बालकों का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। तो बालकों में समय समय पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने का लाभ है कि आपका डी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा, बालकों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। तो आपका डी ऑप्शन है इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलते हैं 15वें सवाल की तरफ साथियों, निम्न में से कौन सा व्यवहार प्रभावकारी शिक्षण में योगदान नहीं देता है? आपको नहीं पर जरूर ध्यान देना साथियों। आप जल्दी के चक्कर में अपना सवाल गलत नहीं करेंगे, नहीं पे आपको जरूर ध्यान देगा कि हाँ या नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए साथियों, कह रहा है प्रभावकारी शिक्षण में योगदान नहीं है। विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग बिल्कुल सही है। कक्षा के नियमों और कार्य प्रणाली का सख्ती से पालन, ये नहीं रहेगा साथियों। बालकों को शैक्षिक लक्ष्यों की जानकारी देना, ये रहेगा साथियों। और शिक्षण में बालकों का सक्रिय भाग लेना, ये भी साथियों रहेगा। प्रभावकारी शिक्षक में आपका जो बी ऑप्शन है ये नहीं रहेगा। कक्षा के नियमों और कार्य प्रणालियों का सख्ती से पालन, ये नहीं रहेगा।
अगर आप सख्ती करेंगे तो प्रभावकारी शिक्षण है वो नहीं हो पाएगा और बच्चा सीख भी नहीं पाएगा साथियों। आप क्वेश्चनों को जरूर देखिए साथियों, आप ध्यानपूर्वक सुनिए, से बहुत लेवल के क्वेश्चन है साथियों और रीट परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल माने जाएंगे साथियों। तो यहां पर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपकी कक्षा में एक समस्यात्मक बालक है। कैसा बालक है? समस्यात्मक बालक है। उसके व्यवहार के उपचार हेतु आप निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे साथियों? ठीक है, अगर आपकी कक्षा में एक समस्यात्मक बालक है तो आप कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? विद्यालय उपचार विधि, परिवार उपचार विधि, सरकार उपचार विधि या समाज उपचार विधि? अगर आपके विद्यालय में है तो आप विद्यालय उपचार विधि का प्रयोग करेंगे। आपका ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है साथियों। यहां पर अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे विकास की अवस्थाओं की दृष्टि से समस्यात्मक जो बालक होते हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है? विकास की अवस्थाओं के अनुसार समस्यात्मक बालकों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, 5 भागों में, 2 भागों में, 4 भागों में? तो इसका पहला ही ऑप्शन राइट रहेगा साथियों, 3 भागों में बांटा गया है। आपका ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। आपने भी अभी मनोविज्ञान पढ़ी होगी, आपको पर्सन कैसे लग रहे हैं साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है वो भी आप जरूर बताइए साथियों। 18वां क्वेश्चन हमारा आ रहा है साथियों, यहाँ लिखा है वंचित रूप से पिछड़े बालकों, वंचित रूप से पिछड़े बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से बालक आते हैं? यानी जो पिछड़े बालक होते हैं वो कौन से होते हैं? अंधे और अपंग बालक, मंद बुद्धि और हकलाने वाले बालक, पूर्ण बुद्धि या आंशिक बधिर, ये सभी। तो ये सारे है ना, तीनों ही ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है साथियों। ये सारे क्या होते हैं? पिछड़े बालक होते हैं। आपका डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है साथियों। डी ऑप्शन पर आप टिक लगा सकते हैं साथियों। अगर परीक्षा के अंदर यही हुबहू छपता है तो आप इस पर टिक लगा सकते हैं बिना देखे साथियों। 19वें सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। यहाँ पे लिखा है आपकी कक्षा के एक बालक में दृष्टि संबंधी दोष है। साथियों आपकी कक्षा में कोई बालक है उसमें दृष्टि का दोष यानी दिखाई देने में कोई प्रॉब्लम है, साथ ही वे पढ़ने में भी क्या है? कमजोर है साथियों, पढ़ने में भी कमजोर है। तो वे आपसे निवेदन करता है कि उसे श्याम पट पर स्पष्ट रूप से दिख नहीं पाता है। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उसे आप डांट देंगे कि पढ़ने में तो मन नहीं लगता है, बोलते रहते हो, उसे चश्मा का प्रयोग करने की सलाह देंगे, उसे अपनी इच्छा अनुसार बैठने देंगे जिससे वे श्याम पट पर लिखा हुआ देख सके, उसके लिए अलग कक्ष की व्यवस्था का सुझाव देंगे। तो साथियों आप सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा इसमें, उसकी इच्छा के अनुसार बैठने देंगे जिससे वे श्याम पट पर क्या है लिखा हुआ वो देख सकते हैं। आपका सी ऑप्शन है इसमें बिल्कुल राइट रहेगा साथियों, सी ऑप्शन। आज का 20वां सवाल है साथियों, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, आप इसे आंख मीच के भी कर सकते हैं साथियों। तो यहां पर देखते हैं, पहला है कि विद्यालय में प्रतिभाशाली और पिछड़े बालक, दो तरह के बालक होते हैं साथियों। आपकी कक्षा के अंदर दो तरह के बालक होंगे। जब आप टीचर बन जाएंगे, आप कक्षाओं में जाएंगे तो आपको प्रतिभाशाली बालक भी मिलेंगे और आपको पिछड़े बालक भी मिलेंगे। तो इनमें से क्या शैक्षिक व्यवस्था होनी चाहिए साथियों? अवसर की समानता, पाठ्यक्रम में समृद्धि, अहमियत को रोकना और ये सभी। तो आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है साथियों? इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है साथियों। अवसर की समानता देनी होगी, पाठ्यक्रम में समृद्धि करनी चाहिए और अहम मान्यता को भी आपको रोकना चाहिए साथियों। डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा साथियों, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला सवाल साथियों 21वें सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा 21वां सवाल भी अति महत्वपूर्ण सवाल की दृष्टि दिखा जा रहा है। अधिगम की दृष्टि से प्रेरणा का जो संबंध है वो किस प्रकार की उत्तेजना से है? आंतरिक उत्तेजना, बाह्य उत्तेजना, अदृश्य या दृश्य? तो अधिगम की दृष्टि से प्रेरणा का जो संबंध है ना साथियों वो किससे रहेगा? आपको पहले ही पता चल चुका होगा साथियों, ये एक आंतरिक प्रेरणा कहलाएगी, ये आंतरिक उत्तेजना कहलाएगी। यानी आंतरिक उत्तेजना से ही प्रेरणा का संबंध होता है और उसी से क्या होता है? अधिगम होता है साथियों। आपका ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल करेक्ट है साथियों। चलते अगले सवाल की तरफ। 22वां सवाल है, अति महत्वपूर्ण है। यहाँ भी निम्न में से प्रेरणाओं की जो उत्पत्ति है, प्रेरणाओं की जो उत्पत्ति है उसका स्वाभाविक कारण कौन सा है? तो प्रेरणाओं की उत्पत्ति का जो स्वाभाविक कारण कौन सा? देखो, आत्मरक्षा की भावना, अचेतन मन, सुख और आनंद प्राप्त करने की भावना, उपरोक्त सभी। तो प्रेरणाओं की उत्पत्ति का जो स्वाभाविक क्रम है आपको डी ऑप्शन राइट है साथियों। ये तीनों ही ऑप्शन इसमें राइट रहेंगे, आपको डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल आप करेक्ट लगा सकते हैं साथियों। अगला सवाल है साथियों यहाँ पे, किसी बालक में प्रेरणाओं की उत्पत्ति हेतु निम्न में से क्या एक अर्जित कारण नहीं है? साथियों देखो नहीं पूछा है, बालक में प्रेरणाओं की उत्पत्ति हेतु कौन सा अर्जित कारण यहाँ पे नहीं रहेगा साथियों। तो यहां पर देखते हैं हम, देखो सामाजिक नियम रहेगा साथियों, शारीरिक ग्रंथियां ये भी रहेगा साथियों, सहपाठियों के साथ घनिष्ठ संबंध ये भी रहेगा, इच्छा शक्ति इसमें नहीं रहेगा साथियों। डी ऑप्शन आपका इसमें क्या रहेगा? गलत रहेगा साथियों। तो डी ऑप्शन अर्जित कारक आपका नहीं रहेगा साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 24वां सवाल हमारा यहाँ पे आ रहा है साथियों। 24वां है, किसी बालक में जो प्रेरक सामाजिक आदर्शों से, स्थितियों से, संबंधों आदि के कारण उत्पन्न होते हैं वे क्या कहलाते हैं? यानी किसी बालक में प्रेरक सामाजिक आदर्शों से या स्थितियों, संबंधों आदि से अगर प्राप्त होता है तो उसे हम किस नाम से जानेंगे? आदर्श प्रेरक,
अर्जित प्रेरक, सामाजिक प्रेरक, जन्मजात प्रेरक। तो समाज की बात आ गई, वातावरण की बात आ गई, तो यहाँ पे आपका अर्जित प्रेरक ऑप्शन बिल्कुल बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। बी ऑप्शन आप बिना देखे टिक लगा सकते हैं साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये साथियों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आप वेरी वेरी मोस्ट लगा सकते हैं साथियों। इसके तो आपके लिए है, किसी बालक के विकास में निम्न में से क्या कृत्रिम प्रेरक है? कृत्रिम यानी जो नेचुरली प्रेरक होते हैं और एक कृत्रिम प्रेरक होते हैं। दंड है, पुरस्कार है, प्रशंसा है, या ये सभी? तो ये सभी कृत्रिम प्रेरक यानी बनाए हुए प्रेरक साथियों बालक के विकास में ये भी एक कृत्रिम प्रेरक होते हैं। तीनों ही आपका डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है, यहां पर लिखा है चालक व्यक्ति में किस प्रकार की क्रिया करके उसके व्यवहार के लिए उत्तरदायी होता है? चालक जो होता है वो व्यक्ति में किस प्रकार की क्रिया करता है, किस प्रकार की क्रिया उसके व्यवहार के लिए क्या होती है? उत्तरदायी होती है साथियों। तो यहां पर हम देखते हैं कौन कौन से होंगे। निश्चित है, अनिश्चित है, पहले निश्चित और बाद में अनिश्चित है, इनमें से कोई नहीं। तो ये बिल्कुल व्यवहार के लिए क्या होती है? उत्तरदायी बिल्कुल निश्चित होती है साथियों। ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। ए ऑप्शन आप बिना देखे ही आप इस पे टिक लगा सकते हैं अगर परीक्षा के अंदर इस तरह का सवाल आता है तो। साथियों 27वें सवाल की तरफ चलते हैं। 27वां सवाल हमारा यहाँ आ रहा है। इसमें पूछा है आपसे कि किसी बालक में सोचने का जो महत्वपूर्ण साधन क्या है? किसी बालक में सोचने का महत्वपूर्ण साधन क्या है? संकल्पना है, रुचि है, प्रेरणा है, या इनमें से कोई नहीं? तो बालक में जो सोचने की जो महत्वपूर्ण साधन है वो आपकी संकल्पना होगी साथियों। ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है हमारा 28वां सवाल है। 28वें सवाल में पूछा साथियों, सोचना सीखने का लक्ष्य है। सोचना क्या है? सोचना और सीखना है ना, वो क्या है? लक्ष्य है। तो सोचना और सीखना एक लक्ष्य है, तो क्यों है? तो देखो उद्देश्यपूर्ण है, निरुद्देश्य है, व्यर्थ है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपका सोचना और जो सीखना है ना, वो उसका लक्ष्य क्या है? उद्देश्यपूर्ण होता है। क्या होता है? उद्देश्यपूर्ण होता है, यानी इससे आपका क्या उद्देश्य पूरा होता है। अगला है 29वां सवाल है, जो आज का अति महत्वपूर्ण सवाल कहेंगे आप यहाँ पे साथियों आज का। इसे हम देखते हैं। अगला सवाल है, शिक्षक ही संपूर्ण समाज को प्रगति के मार्ग पर ले जा सकता है। शिक्षक ही संपूर्ण समाज को प्रगति के पथ पर ले जा सकता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें राइट रहेगा? तो देखो, समाज की बात अधिक सोचता है, भावी नागरिकों को सही मार्ग दिखा सकता है, समाज के प्रति समर्पित होता है, और भी एक सामाजिक प्राणी है। तो शिक्षक ही संपूर्ण समाज को प्रगति को ले जा सकता है, तो आपका भावी नागरिकों को सही मार्ग दिखा सकता है। तो आपका बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल। आज का अंतिम 30वां सवाल है साथियों मनोविज्ञान का। कक्षा शिक्षण के दौरान बालकों की जो रुचि बनाए रखने हेतु आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? यानी बालकों में रुचि बनाए हेतु आप किस प्रकार की विधि का प्रयोग करेंगे? उनको लगातार कहते रहेंगे कि वे आपकी बातें ध्यान से सुने, कक्षा की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देंगे, शिक्षण को रोचक बनाएंगे, लिखने का कार्य कराएंगे। तो कक्षा शिक्षण में बालकों की रुचि बनाए रखने के लिए आप उसको लिखने का कार्य दे सकते हैं साथियों। तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। तो आज की वीडियो में मनोविज्ञान के लगभग 30% हमने यहाँ पे चर्चा की है, और ये 30 सवाल है और रीड की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है साथियों। आप वीडियो को बिना स्किप किए आप जरूर देखिए, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से साझा करिए ताकि आप उनको भी इसका लाभ मिल सके साथियों। और इस तरह की वीडियो आते रहेंगे। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथियों बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन पहले मिल सकता है। वीडियो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।